गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3-4 डिजीज़ेस के बारे में डिस्कस किया था। आज वहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम लोग मलेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मलेरिया जो है एक कम्युनिकेबल प्रोटोजोवन डिजीज़ है जो कि ज़्यादातर ट्रॉपिकल या जो टेम्परेट एरियाज़ होते हैं वहाँ पर होता है, जहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा रहता हो या ऑल थ्रू आउट द ईयर जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता हो, वैसे ट्रॉपिकल या टेम्परेट एरियाज़ में ज़्यादातर मलेरिया जो है होता है। ठीक है, मलेरिया का जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद में बार बार फीवर रिपीट होता है। जैसे कि कुछ मलेरिया के सिम्टम्स केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हर 48 आवर्स में फीवर जो है अपने आप को रिपीट करता है, और जब फीवर आता है हर 48 आवर्स के बाद में, या कई बार ऐसा होता है कि 72 आवर्स के बाद में फीवर जो है अपने आप को रिपीट करता है, तो या तो 2 दिन या तो 3 दिन के गैप में जो है बार बार फीवर आता है। और जब कभी भी फीवर आता है तो एकदम बहुत ज़्यादा हाई फीवर आता है, जैसे 104-106 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है उतना फीवर आ जाता है। और जब फीवर आता है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, पर्सन जो है एकदम शिवर करने लगता है, काँपने लगता है। ठीक है, और उसके कुछ समय बाद ये जो फीवर है 3 से 6 घंटे तक ये फीवर रहता है पर्सन की बॉडी में। 6 घंटे के बाद में अपने आप जो है बहुत ज़्यादा पसीने आने लगते हैं और टेम्परेचर जो है वो बैक टू नॉर्मल आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से साइकिल चलता है। और ये जो फीवर का, इसको हम लोग रिगर कहते हैं प्रॉपर लैंग्वेज में, या फीवर का हम लोग इसको झटका या अटैक जैसा बोल सकते हैं। ये जो है हर 2 दिन में या 3 दिन में अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के, और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के बेसिस पे हम लोग नॉर्मल फीवर को या वायरल फीवर को मलेरियल फीवर से सेपरेट करते हैं। क्योंकि मलेरियल फीवर, वायरल फीवर जो है, ठीक है, वो अपने आप को हर 8 घंटे में रिपीट करता है। ठीक है, लेकिन मलेरिया के केस में जो फीवर आता है वो हर 2 दिन में या हर 3 दिन में अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक है, इस तरीके से बाकी फीवर से ये डिफरेंट होता है। ठीक, अब मलेरिया के बारे में हम लोग बात करें तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो एक प्रोटोजोवन है, जिसको कि हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम जो है ये बेसिकली किसके थ्रू फैलता है, पता है किसके थ्रू? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो इस पर्टिकुलर पैथोजन की कैरियर होती है। ठीक है, और ये जो पैथोजन है इसका लाइफ साइकिल जो है आधा ह्यूमन बॉडी के अंदर कंप्लीट होता है और बाकी आधा जो है मॉस्किटो की बॉडी में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अभी जब हम लोग इसका आगे लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो हमको ये देखना है कि ह्यूमंस में और मॉस्किटोज में किस तरीके से इनका लाइफ साइकिल चल रहा है। ठीक है, अब पैथोजन जो है बेसिकली 4 टाइप का प्लाज्मोडियम होता है जो कि ह्यूमंस में मलेरिया कॉज कर सकता है। ठीक है, ये जो 4 पैथोजेंस हैं, एक है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है, दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ठीक है, तीसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, और चौथे का पता नहीं बुक में नाम दिया है कि नहीं दिया है, प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, इन चारों में से कोई एक नाम शायद तुम लोगों के बुक में नहीं दिया है। आई थिंक ये वाला नहीं दिया है बुक में, लास्ट वाला नहीं दिया है। ठीक है, तो ये 4 तरीके के प्लाज्मोडियम होते हैं, ये चारों ह्यूमंस के अंदर मलेरिया कॉज करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, अब ये जो चारों प्लाज्मोडियम है इनमें फीवर आने का पैटर्न और इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि अगर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के बारे में हम लोग बात करें तो ये इसमें जो फीवर है हर 2 दिन में अपने आप को रिपीट करता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के केस में। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मोडियम मलेरिया के केस में हम लोग बात करें तो इसमें हर 72 आवर्स में यानी कि हर 3 दिन में फीवर अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, फिर फैल्सीपैरम के बारे में और ओवेल के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, तो फैल्सीपैरम और ओवेल ये दोनों भी क्या करते हैं, 2-2 दिन में अपने अपने फीवर को रिपीट करते हैं, रिकर करते हैं। ठीक है, अब इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इनका जितने भी टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम है इनका जो इन्फेक्टिव स्टेट होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं स्पोरोजोइट, इसको हम लोग कहते हैं स्पोरोजोइट। ठीक है, तो स्पोरोजोइट क्या है, ये प्लाज्मोडियम का एक डेवलपमेंटल स्टेज है। ठीक है, इस डेवलपमेंटल स्टेज में ये जो प्लाज्मोडियम है ये मच्छर का जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट रहता है इस स्टेट में।
ठीक है। तो जब कभी भी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो किसी भी हेल्दी पर्सन को काटती है, मतलब कि उसका खून चूसने जाती है, ठीक है, तो जब फीमेल मॉस्किटो खून चूसने जाती है तो फीमेल मॉस्किटो का कुछ सलाइवा जो है वो क्या होता है, वो ह्यूमंस के अंदर चले जाता है, ठीक है। और ह्यूमंस में जब सलाइवा जाता है तो उसके साथ साथ स्पोरोजॉइड जो है वो भी ह्यूमंस को एंटर कर जाता है, और इसके बाद इसमें कुछ पर्टिकुलर इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में जो है डिजीज़ के सिम्टम्स प्रोड्यूस होना हमारी बॉडी में स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्टिव स्टेज जो है वो स्पोरोजॉइट है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि इंक्यूबेशन पीरियड जो है, जैसे मैंने कहा कि हर तरीके के प्लाज्मोडियम के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो है, ठीक है, दोनों में इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो है 10 to 15 डेज का, ठीक है। वाइवैक्स में और ओवेल में 10 to 15 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं फैल्सीपैरम पर, ठीक है, और मलेरिए पे, ठीक है। इन दोनों में 28 to 30 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या करता है, इन चारों में वेरी करता है, चारों में अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक है। तो अगर हम लोग मलेरिया के प्रॉपर सिम्टम्स के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने कहा मलेरिया का प्रॉपर सिम्टम क्या है, सडनली फीवर आना, बहुत ज़्यादा हाई फीवर आना, ठीक है, 104 106, ठीक है, शिवरिंग होना, कपकपी होना, बहुत ज़्यादा ठंड लगना, उसके साथ बहुत सीवियर हेडेक होना, ठीक है, नॉजिया होना यानी कि चक्कर आना, उल्टी होने के जैसा लगना, ठीक है, डाइजेशन उसमें अपसेट हो जाता है, डाइजेशन प्रॉपर हो नहीं पाता बॉडी में, ठीक है। उसके अलावा और जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि जब बुखार उतरने वाला होता है, एक तो बुखार 3 से 6 घंटे तक रहता है बॉडी में, बुखार उतरने वाला रहता है तो बहुत ज़्यादा पसीने छूटते हैं, और पसीना छूटने के साथ साथ बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाता है, और फीवर जो है वो कम्प्लीटली सबसाइड हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि मलेरिया के जो सीवियर केसेस होते हैं उस सिचुएशन में जो हमारा स्प्लीन होता है, स्प्लीन में भी स्वेलिंग हो जाती है, जिसको कि स्प्लीनोमेगैली कहते हैं, ठीक है। स्प्लीनोमेगैली यानी कि स्प्लीन में स्वेलिंग भी हो जाती है, और स्प्लीन का जो फंक्शनिंग है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, रिप्रेस हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा और एक चीज़ है कि कई बार मलेरिया का जो ट्रीटमेंट है प्रॉपरली नहीं किया जाए, समय पर नहीं किया जाए, तो इसका इन्फेक्शन जो है वो ब्रेन में भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं ना कि बुखार सर में चढ़ गया, ब्रेन में चढ़ गया, उसका मीनिंग ये होता है कि इन्फेक्शन जो है वो ब्रेन तक चले जाता है, और वहाँ पे अगर इन्फेक्शन चले गया तो पर्सन को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से लाइफ साइकिल ऑपरेट होता है इनमें, ठीक है। बुक में मैंने अभी देखा उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, ठीक है, तो मैं भी हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन कुछ स्टेजेस हैं उसको मैं मेंशन करूंगी कि किस तरीके से ह्यूमंस में और फीमेल एनोफिलिस में दोनों में मिला करके कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 सेक्शंस में डिवाइड करूँगी, मलेरिया लाइफ साइकिल इन मैन, ठीक है, एंड लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो। ठीक है, अब लाइफ साइकिल इन मैन के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें बेसिकली हम लोग 6 स्टेजेस जो हैं इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला स्टेज है इनॉक्यूलेशन, सेकेंड स्टेज है प्री इरिथ्रोसाइटिक, शिजोगैनी, ठीक है। थर्ड स्टेज है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक, शाइजोगोनी। फिर फोर्थ है इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी, ठीक है।
इसके बाद हम लोग आते हैं पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी पर। एंड 6th स्टेज जो है इट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट्स। ठीक है, इस तरीके के 6 स्टेजेस में जो है मैन के अंदर लाइफ साइकिल चलता है, किसका? प्लाज्मोडियम का। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं ये जो टर्म है शाइजोगोनी। ठीक है, शाइजोगोनी का क्या मीनिंग है? शाइजोगोनी का सिंपल मीनिंग है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी चल रहा है लाइफ साइकिल के अंदर, ये सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड चल रहा है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लाज्मोडियम में, वो मॉस्किटो के अंदर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनोक्यूलेशन से। इनोक्यूलेशन का मतलब क्या है कि जब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है किसी भी हेल्दी पर्सन को काटती है, उसका खून चूसती है, तो जब उसका खून चूसने वाली होती है उस टाइम पे थोड़ा सा सलाइवा जो है उसके सलाइवरी ग्लैंड से वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, एंटर करने के बाद में क्या होता है कि ये और एक चीज़ की खासियत क्या है कि जो मॉस्किटो का सलाइवा होता है, ठीक है, उसमें एक सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं एनोफिलिन। ठीक है, एक सब्सटेंस होता है एनोफिलिन जो कि एक सीडेटिव के जैसे एक्ट करता है और क्या करता है? एंटीकोएगुलेंट होता है। ठीक है, सीडेटिव के जैसे एक्ट करने से फ़ायदा क्या होता है कि जब मच्छर काटता है, मतलब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जब ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है, तो वो सीडेटिव रहने की वजह से ह्यूमन को पता नहीं चलेगा कि मेरे को फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है काट रही है। जैसे मच्छर के काटने से सेंसेशन होता है हमको, ठीक है, हमको वैसा सेंसेशन आएगा ही नहीं, हमको पता ही नहीं चलेगा कि मच्छर हमको काट रहा है करके, सबसे पहली चीज़। दूसरा, एंटीकोएगुलेंट होने से फ़ायदा क्या है? एंटीकोएगुलेंट होने से फ़ायदा ये है कि प्लाज्मोडियम जो है, ठीक है, उसको हमारे ब्लड के स्ट्रीम में इजीली एंटर करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो दैट कि वहाँ पे जब मच्छर काटता है हमको, तो जहाँ पे जिस साइट पे हमको काट रहा है, ठीक है, वहाँ से थोड़ा बहुत खून रिस सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर खून जो है वो रिसते रहे। ठीक है, खून जो है वो हमेशा फ्लो होते रहे, सो दैट कि प्लाज्मोडियम जो है वो वहाँ पे लोकलाइज्ड ना हो सके और प्लाज्मोडियम जो है इजीली फ्लो होकर के हमारे ब्लड में मिक्स हो सके। इसलिए एंटीकोएगुलेंट जो है वो भी प्रेजेंट रहता है। एंटीकोएगुलेंट को हम लोग कहते हैं एनोफिलिन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो में जो सलाइवा में जो प्लाज्मोडियम का पैरासाइट रहता है, ठीक है, वो कौन से फॉर्म में रहता है, कौन से स्टेज में? मैंने बताया था स्पोरोजोइट फॉर्म में या स्पोरोजोइट स्टेज में रहता है। ठीक है, तो स्पोरोजोइट स्टेज एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जस्ट टर्मिनेट हुआ है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्मिनेट होने के बाद में प्लाज्मोडियम का जो स्टेज होता है वो स्पोरोजोइट स्टेज होता है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप पे आते हैं, हम लोग आते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी पे। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि 1 घंटे में, जैसे ही मतलब मच्छर ने काटा, मच्छर के काटने के 1 घंटे के अंदर अंदर क्या होता है कि स्पोरोजोइड्स जो हैं, ठीक है, ये हमारे लिवर के सेल्स में चले जाते हैं। ठीक है, ये हमारे लिवर के सेल्स में चले जाएंगे, थोड़े बहुत स्प्लीन में और थोड़े बहुत हमारे बोन मैरो के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, ये जो स्पोरोजोइड्स हैं ये बहुत इजीली हमारे जो बॉडी में मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, ब्लड के सेल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है अच्छे से। ठीक है, ब्लड का एक टाइप का WBC होता है जिसको मैक्रोफेज कहते हैं। ठीक है, जो कि हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो स्पोरोजोइड्स जो हैं मैक्रोफेजेस को ईजिली टैकल कर लेते हैं, उनसे बच करके निकल जाते हैं, लिवर में, स्प्लीन में और हमारे बोन मैरो में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वहाँ जा करके इनका जो फॉर्म है चेंज हो जाता है। ठीक है, इनका फॉर्म चेंज हो जाता है और ये आ जाते हैं फीडिंग स्टेज में। ये जो फीडिंग स्टेज होता है इसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोजोइट। ठीक है, ये जो फीडिंग स्टेज है इसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोजोइट। ठीक है, क्रिप्टोजोइट जो है इसमें मल्टीपल फिशन होता है। मल्टीपल फिशन होने के बाद में, ठीक है, ये जो है 800 to 1000, ठीक है, 800 to 1000 क्रिप्टोमेरोजोइट्स बनाते हैं।
ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल फिशन हो रहा है। ठीक है, स्पोरोजॉइड से क्रिप्टोजॉइड बना, नॉर्मल फॉर्म चेंज करके। क्रिप्टोजॉइड से मल्टीपल फिशन के थ्रू क्या बना, क्रिप्टोमेरोजॉइड बना, और इनका नंबर होता है 800 से 1000। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि क्रिप्टोमेरोजॉइड्स का जो फॉर्मेशन है वो सेल के अंदर होता है, लिवर के सेल के अंदर। तो ये जो क्रिप्टोमेरोजॉइड्स हैं ये लिवर के सेल को तोड़ करके, बर्स्ट करके बाहर निकल जाते हैं, और हमारे सेल और टिश्यू के बीच में जो स्पेसेस होते हैं, ठीक है, उसमें पूरी तरीके से इजीली स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले स्टेज पे हम लोग आते हैं एक्सो इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। ठीक है, ये वाला जो स्टेज है, इस स्टेज में क्या होता है कि क्रिप्टोमेरोजॉइड्स जो हैं ये फिर दोबारा से नए लिवर सेल्स के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो है एक दूसरे स्टेज में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, जिसको कहते हैं मेटाक्रिप्टोजॉइट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मेटाक्रिप्टोजॉइट। और ये जो मेटाक्रिप्टोजॉइट्स है, इसमें से कुछ मेटाक्रिप्टोजॉइट्स जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, और कुछ मेटाक्रिप्टोजॉइट्स जो होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं। ठीक है, तो जो बड़े साइज वाले होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, फिर से और नए लिवर सेल्स के अंदर एंटर करते हैं, और जो छोटे वाले होते हैं, ठीक है, इसके छोटे वाले फॉर्म होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे इरिथ्रोसाइट्स में यानी कि हमारे आरबीसीज में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अब अगले स्टेज पे आते हैं हम लोग इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल्स हैं प्लाज्मोडियम का, ये जो फॉर्म है, ये हमारे आरबीसी में घुस गया। अब हमारे आरबीसी में जाकर के आरबीसी का जितना भी प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन में जो भी प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, उन सब के ऊपर ये कंटिन्यूसली फीड करने लगते हैं। ठीक है, उनके ऊपर कंटिन्यूसली फीड करने के बाद में ये अपना खुद का एक प्रोटीन बनाते हैं, और इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं हीमोजोइन। ठीक है, इनका खुद का प्रोटीन बनता है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोजोइन। ठीक है, तो हीमोजोइन जो है ये बेसिकली क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब आरबीसी के अंदर जब इनका मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर हो जाता है, आरबीसी को ये पूरा यूटिलाइज कर लेते हैं, उसके बाद आरबीसी को भी ये बर्स्ट करके बाहर निकल जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, ये जो हीमोजोइन है ये भी रिलीज हो जाता है ब्लड में। ठीक है, अब ये जो हीमोजोइन है ये एक ऐसा पार्टिकल है कि जिसके वजह से हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा बुखार आता है, या जिसके वजह से हमको कपकपी या बाकी जो मलेरिया के सिम्टम्स हैं वो हीमोजोइन के वजह से ही हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या खत्म हुआ, इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी खत्म हो गया। नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें फिर ये जो मेटाक्रिप्टोजॉइट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, आगे एक और इनएक्टिव स्टेज बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हिप्नोजॉइट्स। ठीक है, इनएक्टिव स्टेज होता है, हिप्नोजॉइड्स बनाते हैं। ठीक है, ये हिप्नोजॉइड्स जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है इनएक्टिव फॉर्म में हमारे लिवर के सेल्स में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ समय के बाद या कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद क्या होता है कि ये हिप्नोजॉइड्स जो हैं इनमें शाइजोगोनी का जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, वो दोबारा धीरे धीरे से चलने लगता है। मतलब इतने धीरे से होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको पता भी नहीं चल पाता है कि हिप्नोजॉइड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और उनमें शाइजोगोनी हो रहा है, मतलब फिशन हो रहा है करके उनको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, फिर जो है बहुत ज़्यादा जब इनका ग्रोथ हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तब दोबारा से हमारी बॉडी में मलेरिया के सिम्टम्स जो हैं कुछ महीनों के बाद हमको फिर से दिखने लगते हैं। ये भी तब होता है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है तो ये वाले स्टेज पे ही जो है प्लाज्मोडियम मार दिया जाता है, लेकिन मान के चलो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हुआ, तब ये मेटाक्रिप्टोजॉइड जो है ये हिप्नोजॉइड में कन्वर्ट होकर बॉडी में इनएक्टिव स्टेट में कई महीनों तक या कई सालों तक रहता है। उसके बाद इनमें दोबारा से शाइजोगोनी होता है, दोबारा से मल्टीप्लिकेशन होता है, और जब इनका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तब दोबारा से मलेरिया के सिम्टम्स हमारे बॉडी में दिखने लगते हैं। ठीक है, फाइनली हम लोग आते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट्स पे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी तक का प्रोसेस जो है हिप्नोजॉइड्स कर लेते हैं। ठीक है, अब हिप्नोजॉइड्स में यहाँ तक का स्टेज आ गया। उसके बाद क्या होता है कि जो पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी है
हैं, ठीक है, ये वाले स्टेज पर आकर के इनमें डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन होने के बाद में ये गैमीटोसाइट्स बनाते हैं, ठीक है। ये जो गैमीटोसाइट्स हैं ये हमारे ब्लड में इधर उधर जो है फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब फाइनली क्या होता है कि ये जो गैमीटोसाइट्स हैं ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है माइक्रोगैमीटोसाइट और एक होता है मैक्रोगैमीटोसाइट। माइक्रोगैमीटोसाइट साइज में छोटा होगा और मैक्रोगैमीटोसाइट जो है वो साइज में बड़ा होगा, ठीक है। दोनों जो हैं मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के प्रिकर्सर्स होते हैं, ठीक है। माइक्रोगैमीटोसाइट जो है वो मेल गैमीट का प्रिकर्सर होगा और मैक्रोगैमीटोसाइट जो है वो फीमेल गैमीट का प्रिकर्सर होगा, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ कि यहाँ तक अगर पहुँच जाते हैं, गैमीटोसाइट्स का फॉर्मेशन हो गया और अगर दोबारा से कोई मच्छर जो है वो हमको काटने के लिए आता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है दोबारा से किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है, तो जब उसका खून चूसेगी तो खून चूसने के बाद में क्या होगा, ये जो गैमीटोसाइट्स हैं ह्यूमन के ब्लड के साथ साथ एनोफिलिस मॉस्किटो की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अब ये जो गैमीटोसाइट्स है इनका डेवलपमेंट कहाँ होगा, मॉस्किटो के अंदर होगा, ठीक है। जब इनका डेवलपमेंट मॉस्किटो के अंदर होता है तो लास्ट में फिर क्या बनता है, स्पोरोजॉइड बनता है और ये स्पोरोजॉइड जो है ये मल्टीप्लाई होकर के दोबारा से मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में जाकर के जमा हो जाता है और वो मॉस्किटो जो है फिर अगर किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो ये स्पोरोजॉइड उसकी बॉडी के अंदर भी एंटर करके उसके बॉडी में मलेरिया कॉज कर देगा। सिंपल है। ये तुम लोगों को सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं बताई हूँ, इतना ज़्यादा आपको स्टेज वगैरह लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या करोगे, बस इतना लिखोगे कि भाई स्पोरोजॉइड स्टेज जो है वो इन्फेक्शियस स्टेज होता है, लिवर सेल में जाता है, लिवर सेल में मल्टीप्लाई होने के बाद में जो है आरबीसी में एंटर करता है, आरबीसी में से वो हीमोजॉइन क्रिस्टल जो है उसको रिलीज करता है, हीमोजॉइन क्रिस्टल के वजह से डिजीज़ के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। फाइनली गैमीटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, ये गैमीटोसाइट्स जो है मॉस्किटो की बॉडी में एंटर करेंगे, वहाँ पे उनमें फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होगा कि उनका प्लाज्मोडियम का जो नया इंडिविजुअल है, ठीक है, नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बनेगा। किस फॉर्म में बनेगा, स्पोरोजॉइट फॉर्म में, स्पोरोजॉइट स्टेज में बनेगा। ये स्पोरोजॉइट जाकर के मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में जमा हो जाएगा और फिर वो मॉस्किटो दोबारा से अगर हेल्दी पर्सन को काटता है तो स्पोरोजॉइट्स हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर करेंगे और दोबारा से उसको मलेरिया का डिजीज़ हो जाएगा। बस आपको इतना लिखना है, इतनी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में भी जो है ख़त्म होता है लाइफ साइकिल। इसके जो स्टेजेस हैं वो मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट है गैमोगोनी, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तीसरा है ऊकाइनीट, ठीक है, फिर है स्पोरोगोनी, ठीक है, इसके बाद हाँ ये स्पोरोगोनी जो है ये लास्ट है, ठीक है। तो इसमें सभी स्टेजेस में डिटेल में नहीं बता रही हूँ, ब्रीफ में बता रही हूँ। गैमोगोनी में क्या होता है कि गैमोगोनी में बेसिकली गैमीटोजेनेसिस होता है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया था कि ये गैमीटोसाइट्स प्रिकर्सर होते हैं, ठीक है। तो जब ये गैमीटोसाइट्स फीमेल मॉस्किटो की बॉडी में एंटर करते हैं तो सबसे पहले स्टेज जो गैमोगोनी है उसमें ये जो प्रिकर्सर सेल्स हैं इसमें से गैमीट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। प्रिकर्सर सेल्स जो हैं अपने फॉर्म को चेंज करेंगे और थोड़ा ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे और फिर मेल और फीमेल गैमीट में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर सेकेंड स्टेज में फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि दोनों गैमीट्स जो है उनका फ्यूजन होता है, ठीक है। थर्ड स्टेज जो है ऊकाइनीट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बनेगा, ठीक है, जाइगोट जो है उसमें फर्दर ग्रोथ होता है, फर्दर डेवलपमेंट होता है, फ्लैजिला का डेवलपमेंट उसमें होता है, ठीक है। डेवलपमेंट होने के बाद में ऊकाइनीट जो है इसमें जाइगोट अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना लेता है, एक हार्ड कवरिंग बना लेता है।
फाइनली स्पोरोगोनी में क्या होता है कि ये जो सिस्ट या हार्ट कवरिंग जो है जाइगोट में बन जाती है, उसके बाद अंदर ही अंदर क्या होते रहता है कि जाइगोट जो है उसमें मल्टीपल फिशन होता है। मल्टीपल फिशन हो करके सिस्ट के अंदर बहुत सारे मल्टीपल जो प्लाज्मोडियम हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, अब ये जो मल्टीपल प्लाज्मोडियम बनता है उसमें फर्दर ग्रोथ होता है। फर्दर ग्रोथ होकर के स्पोरोजॉइट स्टेज जो है यहाँ तक ग्रोथ होता है, और ये जो स्पोरोजॉइट स्टेज है, ठीक है, इस स्टेज में प्लाज्मोडियम जो है जाकर के कहाँ जमा हो जाता है, मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में। ठीक है, और फिर वो मच्छर जब किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो ये स्पोरोजॉइट्स ह्यूमन की बॉडी में एंटर करेंगे और दोबारा से उसको मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली लाइफ साइकिल चलता है। अब लास्टली हम लोग आते हैं कि मलेरिया का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाए। ठीक है, मलेरिया के ट्रीटमेंट के बारे में कभी सुना है कि कोई मेडिसिन यूज़ होती हो? क्लोरोक्विन यूज़ होती है। उसके बाद प्लांट से कौन सी मेडिसिन डिराइव करते हैं? नहीं, दवाई का नाम नहीं पूछ रही हूँ, उसका केमिकल कौन सा यूज़ होता है वो पूछ रही हूँ। देखो, एक पेड़ होता है, पेड़ का नाम होता है सिनकोना। ठीक है, सिनकोना जो पेड़ है इसकी जो छाल होती है, इसका जो बार्क होता है, उससे एक पर्टिकुलर टाइप का टैनिन जो है मिलता है। उस टैनिन का नाम है क्विनीन। ठीक है, ये जो क्विनीन टैनिन है ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में काफ़ी हद तक यूज़ होता है और काफ़ी इफेक्टिव होता है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को ब्रेक करने में। ठीक है, तो ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाए? सबसे पहले तो हम लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं। कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं? क्लोरोक्विन यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं इसमें प्रीमाक्विन। ठीक है, और ये जो सिनकोना की बार्क से क्विनीन मिलता है, इसको भी नेचुरली जो है, जैसे सिनकोना का जो छाल है, ठीक है, उसको ले करके उसकी छाल से काढ़ा बना करके कई बार मलेरिया के पेशेंट्स को पिलाते हैं, जिसमें कि क्विनीन रहता है। और क्विनीन जो है, ये काढ़ा जो है, उसको रेगुलरली कंज्यूम करने से प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है उसको ब्रेक करने में काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है। ठीक है, इसके बाद और मेडिसिन है, एक है कामाक्विन, फिर है डायराप्रिम। हाँ, क्योंकि ये क्विनीन के डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, क्विनीन जो है ये नेचुरल कंपाउंड है। ठीक है, तो अगर उसको एलोपैथिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट से बनाएंगे तो जो क्विनीन का केमिकल कंपोजिशन है उसको क्या करेंगे, रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हर मेडिसिन के लास्ट में क्वीन जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो नेचुरली हम लोग जो है क्विनीन यूज़ करते हैं और उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसको रेप्लिकेट करके ये सारे मेडिसिन जो हैं उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ मेडिसिन के थ्रू ही नहीं, हम लोग दूसरे तरीके से भी मलेरिया से बच सकते हैं। एक तो हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मच्छरदानी के अंदर सोना, ठीक है, या फिर ओडोमॉस जो क्रीम या जेल आता है उसको लगाना, या जो मैक्सो और ये सब जो वेपोराइजर्स आते हैं उनको यूज़ करना, मच्छर वाली अगरबत्ती को यूज़ करना। ठीक है, ये जो है ये हम लोग एज अ प्रिवेंटिव मेजर यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग अपने आसपास में साफ़ सफाई मेंटेन करके हम लोग इस मच्छर के अटैक से बच सकते हैं। जैसे हमेशा टीवी वगैरह पे जो है या पेपर में ये चीज़ छपती रहती है कि कहीं भी फ्रेश वाटर जो है जमा होने मत दो। ठीक है, फ्रेश वाटर जमा होने से क्या होता है कि एनोफिलिस मॉस्किटो जो है उसकी पॉपुलेशन फ्रेश वाटर में ही इंक्रीज होती है। जो जमा पानी स्टैग्नेंट वाटर होता है उसमें जो है ये एनोफिलिस मॉस्किटो अपने अंडे दे देती है। जब उसमें से अंडे में से लार्वा फूट के निकलता है फिर वो और मच्छरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कहीं भी किसी भी जगह पे ताज़ा पानी अपने को जमा होने नहीं देना है, हमेशा साफ सफाई मेंटेन करके रखनी है अपने को। दूसरा, अगर कहीं पे किसी रीज़न से हम लोगों ने चलो पानी भर के ही रखा है, हमेशा भर के रखते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए कि ऑयल जो है, ठीक है, ऑयल के कुछ ड्रॉप्स हमको उसमें डाल देने चाहिए। ठीक है, ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डालने से क्या होता है कि ऑयल जो है वो वाटर का सरफेस टेंशन जो है उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अब वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो मॉस्किटोज़ के लिए अंडा देने के लिए बहुत सूटेबल होता है।
ठीक है। तो अगर हम लोग तेल के कुछ ड्रॉप्स पानी में डाल देते हैं तो वाटर का सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है, और अगर सरफेस टेंशन रिड्यूस होगा तो मच्छर अगर गलती से भी आके उस पानी में अंडा देता है तो अंडे डूब जाएंगे, ठीक है, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, फूट नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है। और हम लोग डिफरेंट टाइप के मेडिसिन जो है DDT वगैरह जो है उनका स्प्रे कर सकते हैं मच्छरों को मारने के लिए, ठीक है। कुल मिला के ये है कि पानी जमा होने नहीं देना है, साफ सफाई मेंटेन करके रखनी है, जिससे कि मच्छरों की जो पॉपुलेशन है वो रिप्रोड्यूस ना कर सके, ठीक है। और ये मेडिसिन तो हमेशा अवेलेबल रहते ही हैं, ठीक है, इनका यूज़ करके भी मलेरिया से हम लोग बच सकते हैं। चलो, इसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ पे आते हैं हम लोग, दैट इज़ अमीबियासिस। ठीक है। अमीबियासिस जो है ये बेसिकली एक तरीके का डिसेंट्री जो है वो होता है, डिसेंट्री का डिजीज़ होता है। अमीबियासिस जो है उसको ऑल्टरनेटिवली हम लोग एमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं, ठीक है। अमीबियासिस या एमीबिक डिसेंट्री जो है ये भी एक प्रोटोजोवन डिजीज़ है। इसका पैथोजन जो है वो एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, एक क्या है, प्रोटोजोवन है जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। अब ये जो पैथोजन है, ठीक है, इसका ट्रांसमिशन होता कैसा है, इसका ट्रांसमिशन जो है अनहाइजीनिक कंडीशंस में होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग गंदा पानी या गंदा खाना जो है कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कि जैसे मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था ना कि हमारे यहाँ पानी की पाइपलाइन नाली से ही निकलती है करके, ठीक है। तो अगर गलती से पाइपलाइन में लीक हो, अब नाली का पानी जो है उसमें तो दुनिया जहान की गंदगी है, किचन से भी गंदा पानी जा रहा है, बाथरूम से टॉयलेट से भी गंदा पानी जा रहा है, कपड़े धो रहे हैं उसका भी गंदा पानी जा रहा है। अब उसी के थ्रू अगर वाटर की पाइपलाइन जाए और पाइपलाइन में थोड़ा सा भी लीकेज हो तो गंदा पानी तो श्योर शॉर्ट है पानी के पाइपलाइन में मिक्स होगा ही, ठीक है। तो जो गंदे सोर्सेज हैं, ठीक है, अगर उनसे कंटेमिनेशन आपके खाने में या आपके पानी में हो रहा है तो उसके थ्रू जो है एंटामीबा का ट्रांसमिशन इजीली हो सकता है, ठीक है। अब गंदा खाना या बिना धुले हुए, जैसे भाजी होती है, बिना धुली हुई भाजी को अगर कंज्यूम कर रहे हैं, बिना धुले हुए फ्रूट्स को, बिना धुले हुए वेजिटेबल्स को अगर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। या कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, कोई खाने की चीज़ अगर गलती से हाथ से छूट के ज़मीन पे गिर गई, उसको निकाल के पोंछेंगे और खा लेंगे, ठीक है। तो ये जो मैल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं, बेसिकली इनके वजह से जो है इनका ट्रांसमिशन बहुत इजीली होता है, ठीक है। अब इनके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में हम लोग बात करें तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है ये मोस्टली सिस्ट बनाता है, ठीक है, और सिस्ट के फॉर्म में ही इसका ट्रांसमिशन होता है। तो ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ सिस्ट जो है, एक हार्ड कवरिंग जो है वो प्रेजेंट रहती है और उसी फॉर्म में ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। तो ये जो सिस्ट होता है ये वायबल कंडीशन में रहता है 3 महीने के लिए, ठीक है। 3 महीने तक अगर किसी ह्यूमन के बॉडी में एंटर करके इन्फेक्शन कॉज कर सका तो ठीक है, अदरवाइज जो है उसकी वायबिलिटी या ये कहना चाहिए उसका इन्फेक्शन कॉज करने का पैथोजेनिसिटी जो है वो 3 महीने के बाद खत्म हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये जो सिस्ट है ये कई महीने तक क्या होता है कि ह्यूमन की बॉडी में एंटर करने के बाद में कई महीने तक हमारे बॉडी के अंदर भी नॉर्मल जो सिस्ट वाला फॉर्म है उसी में सर्वाइव कर सकता है। मतलब हमारे बॉडी में एंटर करके भी कई महीने तक ऐसा हो सकता है कि वो इन्फेक्शन कॉज ना करे, ठीक है। तो इनएक्टिव स्टेज में हमारे बॉडी में काफ़ी समय तक प्रेजेंट रह सकता है। और अमीबियासिस जो है हर एज के पर्सन को इक्वली इन्फेक्ट करता है, इक्वली अफेक्ट करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप को ही अफेक्ट करेगा, किसी भी एज ग्रुप के पर्सन को ये डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करता है ये, ठीक है। जनरली क्या होता है कि एंटामीबा जो है ये हमारे इंटेस्टाइन्स को, ये जो हमारे अपर इंटेस्टाइन्स वाला पार्ट होता है उसको इन्फेक्ट करता है। बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन को ज़्यादातर इफेक्ट करता है, ठीक है। इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा होता है, ठीक है, म्यूकोसल लेयर जो होता है उसमें ये सर्वाइव करता है, वहाँ पे कॉलोनाइजेशन करता है, ठीक है। वहाँ पे जा कर के छाले बना देता है जिसको हम लोग कहते हैं अल्सर, ठीक है। अल्सर का फॉर्मेशन कर देता है, बहुत ज़्यादा अल्सर के फॉर्मेशन से म्यूकस बनने लगता है और
म्यूकस जो है वो स्टूल के साथ निकलने लगता है। अल्सर है तो उसमें से खून रिसना भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसमें अल्सर कॉज करने के साथ साथ जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसको क्या करने लगता है, सड़ाने लगता है, ठीक है। सड़ाने से क्या हो जाता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, जहाँ पर इन्फेक्शन है या जहाँ पर अल्सर बना है, ब्राउन स्पॉट्स जो हैं वो बन जाते हैं, वहाँ की टिश्यू जो है कंप्लीटली डेड होने लगती है। उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं नेक्रोसिस, ठीक है। तो टिश्यू डेड होने लगती है, नेक्रोसिस हो जाता है, ठीक है। और नेक्रोसिस होने की वजह से, छाला बनने की वजह से ब्लड जो है वहाँ से रिसने लगता है और वो जो ब्लड है वो स्टूल के साथ में हमको दिखता है, ठीक है। तो स्टूल में हमेशा ब्लड का रिलीज जो है होगा, बहुत ज़्यादा मोशन होगा, जितने बार मोशन जाओगे उतने बार मोशन के साथ साथ खून जो है इसमें रिसता है, ठीक है। इस तरीके के बेसिकली इसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें और क्या क्या एसोसिएटेड कंडीशंस है, बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में बहुत दर्द होगा, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होंगे, मरोड़ उठेगी पेट के अंदर, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब एक तो कॉन्स्टिपेशन है, प्रॉपर मोशन कई बार नहीं होता है और कई बार बहुत ज़्यादा मोशन होता है और हर बार मोशन के साथ खून निकलेगा, ठीक है। उसके बाद एक्सेस म्यूकस जो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होगा, म्यूकोसल लेयर में है इन्फेक्शन इस वजह से, तो म्यूकस जो है वो भी स्टूल के साथ पास होता है, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने बोला ना कि नेक्रोसिस हो जाता है, टिश्यू डेड हो जाता है, तो डेड टिश्यू के बड़े बड़े पीसेस जो हैं वो भी स्टूल के साथ निकलते हैं, तो कुल मिलाकर के जो इंटेस्टाइन है वो पूरा छलनी हो जाता है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसका कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, ठीक है। इसका कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि हाइजीनिक कंडीशंस को और हाइजीनिक हैबिट्स को हमको मेंटेन करना है, ठीक है। जो लोग ओपन डेफिकेशन करते हैं मैदान में, अभी यहाँ खिड़की से भी सुंदर शानदार सुबह नज़ारा दिख जाता है, ठीक है। जो लोग मैदान में निकल पड़ते हैं ना काम निपटाने के लिए, ये सबसे बड़ा रीज़न है डिजीज़ होने का, ठीक है। तो प्रॉपर आप टॉयलेट्स यूज़ करो, ठीक है, प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस करो, टॉयलेट जाने के बाद में आपको हाथ धोना है, पैर धोना है, ये जो हेल्दी हैबिट्स हैं ये सबसे पहले हमको डेवलप करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी खाने की चीज़ है उसमें हमको बहुत अच्छे तरीके से उसको साफ़ करके, ठीक है, साफ़ सुथरे से पका करके हाइजीनिक कंडीशंस में कुक करके ही हमको उसको कंज्यूम करना है। मतलब कि बर्तन साफ़ होने चाहिए जिसमें खाना बना रहे हो या जिस बर्तन में खा रहे हो, थाली कटोरी ग्लास वगैरह वो सब भी हमेशा साफ़ होने चाहिए, प्रॉपर उसको अच्छे तरीके से आप रख रहे हो धोने के बाद में, ठीक है। और घर में साफ़ सफाई होनी चाहिए क्योंकि कई बार मक्खियों के वजह से भी ये जो डिजीज़ है स्प्रेड करता है, ठीक है। ओपन डेफिकेशन कर रहा है कोई पर्सन, ठीक है, उसको ऑलरेडी एंटामीबा का इन्फेक्शन है, तो उसके स्टूल के ऊपर कोई मक्खी बैठ करके अगर आपके खाने पे आके बैठ जाए, ठीक है, तो उससे भी जो है इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल इसके लिए मेडिसिन्स जो है, मेडिसिन्स भी अवेलेबल है, जैसे कि कुछ मेडिसिन्स का नाम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एमेटाइन, स्ट्रेमेटाइन, कार्बोर्सम, मेट्रोनिडाजोल, एंड टिनिडाजोल। हाँ, ये जो मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल है ये लूज मोशंस के लिए यूज़ किए जाने वाली सबसे कॉमन मेडिसिन है, ठीक है ना। ये जो है लूज मोशन की सबसे कॉमन मेडिसिन है, कोई भी नॉर्मल लूज मोशन भी क्यों ना हो, ठीक है, ये दोनों मेडिसिन जो हैं इनको काफ़ी ज़्यादा करके यूज़ किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी कि एंटामीबा जो है, ठीक है, ये और क्या करता है, ये बेसिकली जब सिस्ट फॉर्म में रहता है तो इनएक्टिव रहता है, लेकिन जब सिस्ट से बाहर निकलता है तब बहुत ज़्यादा, जैसे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन तो कॉज करेगा ही, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो सीवियर इन्फेक्शन होने से ये जो एंटामीबा है ये ब्लड स्ट्रीम में पास हो जाता है, ब्लड स्ट्रीम में पास होकर के ब्लड के साथ में हमारे बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वहाँ तक भी पहुँच जाता है, जैसे कि लिवर
में चले जाएगा, लंग्स में चले जाएगा, स्प्लीन में और हमारे ब्रेन में भी चला जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में जा करके वहाँ पे जब इन्फेक्ट हो जाता है, इन्फेक्शन कॉज कर देता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करता है, एब्सेस क्रिएट कर देता है। एब्सेस मतलब ऐसा जगह होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉलोनाइजेशन होता है पैरासाइट का, ठीक है। कॉलोनाइजेशन होने के बाद में वहाँ की जो टिश्यू है वो डेड होने लगती है। डेड होने के बाद में वहाँ पे बहुत ज़्यादा पस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब कभी भी हमको चोट लग जाए, बहुत ज़्यादा चोट लग जाए, तो वहाँ पे कुछ समय के बाद देखते हो आप लोग पस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो पस जहाँ पर भी बनता है उस जगह को हम लोग एब्सेस कहते हैं। तो ऐसा एब्सेस सोचो, अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए, ब्रेन में अगर एब्सेस बन जाए तो हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम जो है वो गड़बड़ा सकता है। तो सीवियर इन्फेक्शन के केसेस में हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स तक स्प्रेड हो सकता है, वहाँ पे एब्सेस का फॉर्मेशन कर सकता है, जिससे हमारी बॉडी को बहुत लार्ज एक्सटेंट पे नुकसान होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट डिजीज़ जो है उस पर हम लोग बात करते हैं, दैट इज़ एस्कैरियासिस। ठीक है, एस्कैरियासिस जो है वो बेसिकली राउंड वॉर्म का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। राउंड वॉर्म जो है एक तरीके का हेलमिंथ है, ठीक है। जो हम लोग, हेलमिंथ क्या होता है, किंगडम एनिमेलिया पढ़ा है लास्ट क्लास में, तो प्लैटीहेलमिंथस पढ़ा है, फाइलम, ठीक है। तो प्लैटीहेलमिंथस क्या है, एक तरीके का फाइलम है जिसमें किस तरीके के वॉर्म्स होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो प्लैटीहेलमिंथस का ही एक और सब क्लास होता है जिसमें हेलमिंथ्स होते हैं, ठीक है, जिनकी बॉडी जो है वो राउंड होती है, ठीक है। तो उसी के एक पैरासाइट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, राउंड वॉर्म होता है, ठीक है। राउंड वॉर्म जो है ये बेसिकली हमारे इंटेस्टाइन्स जो होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है यहाँ पे एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स जो है वो यहाँ पर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसकी जो बॉडी है सिलेंड्रिकल होती है, पिंकिश या वाइट कलर की बॉडी होती है। लाइफ स्पैन जो है इसका 2 महीने से 12 महीने का लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। 2 से 12 महीने का लाइफ स्पैन होता है इनका, ठीक है। अब इनके अंदर जो है सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। मेल ऑर्गेनिज्म और फीमेल ऑर्गेनिज्म जो है दोनों अलग होते हैं। मेल ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली छोटा रहता है, उसका टेल कर्व्ड रहता है, और फीमेल ऑर्गेनिज्म जो है वो लंबी होती है, उसकी बॉडी स्ट्रेट होती है और बड़ी होती है मेल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये बेसिकली काम कैसे करते हैं, ठीक है। इनके बॉडी के स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है तो हमको उतना ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, हाउएवर, ठीक है। ट्रांसमिशन इनका कैसे होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन जो है ये इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन स्टूल, ठीक है, उससे होता है। अगर कोई पर्सन है जिसको ऑलरेडी राउंड वॉर्म का इन्फेक्शन है, ठीक है, अगर उसके स्टूल का इम्प्रॉपर डिस्पोजल हो, मतलब वही कि भाई साहब मैदान में घूमने के लिए अगर जाएंगे, ठीक है, तो उनका जो ह्यूमन स्टूल है अगर उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता है तो उसके थ्रू जो है क्या होगा कि इनका इन्फेक्शन फैल सकता है। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल, कोई अगर पर्सन ओपन में डेफिकेट कर रहा है, उसको ऑलरेडी राउंड वॉर्म का इन्फेक्शन है, ठीक है, अब उसका जो ह्यूमन वेस्ट है वो मैदान में वैसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है, वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होगा, ठीक है। उसी ड्यूरेशन में अगर, ठीक है, बारिश हो जाती है तो बारिश के पानी के साथ में जो राउंड वॉर्म के एग्स उसके स्टूल में रहेंगे, वो जो एग्स है पानी के साथ में बह करके किसी नदी नाले में जाएंगे, ठीक है। अब उस नदी नाले में जा करके बच्चे भी उसी में नहा रहे हैं, गाँव के लोग कपड़ा भी उसी में धो रहे हैं, जानवर को भी उसी में नहला रहे हैं, अपना भी उसी में नहा रहे हैं, तो किसी न किसी तरीके से उनके बॉडी में राउंड वॉर्म के जो एग्स हैं वो एंटर कर सकते हैं। अब ये जो एग्स हैं ये सीधे कहाँ जाएंगे, इंटेस्टाइन्स में जाएंगे, ठीक है। इंटेस्टाइन्स में जा करके, इंटेस्टाइन्स में क्या है, मल्टीपल फोल्ड्स होते हैं,
ठीक है। अब मल्टीपल फोल्ड्स होने पर फोल्ड्स के बीच में जो क्रिवाइसेस या थोड़ा बहुत गैप होता है ना, वहाँ पे जाकर के ये राउंड वॉर्म के जो एग्स हैं अपने आप को क्या कर लेते हैं, लॉज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो एग्स हैं फिर इंटेस्टाइन के अंदर जब फूटेंगे, इसमें से लार्वा निकलेगा, ठीक है। ये लार्वा जो है ये क्या करेगा, इंटेस्टाइन की वॉल के साथ अपने आप को चिपका लेगा, अटैच कर लेगा। इंटेस्टाइन्स में से जो भी ग्रोथ, न्यूट्रिशन वगैरह जो है, न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके अपने आप का ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगा। अब अगर फीमेल ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी का साइज़ बड़ा होगा, मेल ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी का साइज़ छोटा होगा। हाउएवर दोनों आसपास रहेंगे, दोनों में दोबारा से रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अंडे जो हैं ये बनाएंगे, ठीक है। ये अंडे जो हैं फिर इंटेस्टाइन के अंदर जो है फूटेंगे, नए बच्चे जो हैं उसमें से निकलेंगे, पैदा होंगे। इस तरीके से इनका लाइफ स्पैन जो है मैंने जो बताया है कि 2 से 12 महीने का रहता है, ठीक है। तो इस बीच में ये कई बार रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इनके जो मल्टीपल एग्स हैं वो एनी टाइम किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहेंगे और उसके स्टूल के साथ साथ हमेशा बॉडी के बाहर निकलते रहेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि जब तक इसका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट ना किया जाए तब तक इसके जो एग्स का रिमूवल है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि ये बार बार रिप्रोड्यूस करते हैं, बार बार एग्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जड़ से जब तक इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तब तक इनको बॉडी से रिमूव कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब अगर एस्कैरियासिस हो जाता है, ठीक है, तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। इनिशियली बहुत नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं जो किसी भी दूसरे डिजीज़ में हो सकते हैं, जैसे कि नोजिया होना। नोजिया का मतलब होता है हल्का उल्टी के जैसा फीलिंग आना, ठीक है, या हल्की खांसी जो है वो इसका प्राइमरी सिम्टम जो है होता है। लेटर ऑन जैसे जैसे पैरासाइट जो है वो ग्रोथ कर लेता है, डेवलपमेंट कर लेता है, तो वो ह्यूमंस में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने लगता है, ठीक है। एनीमिया क्रिएट कर देता है बॉडी में, ठीक है, एनीमिया हो जाता है पर्सन को, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है पर्सन को, ठीक है। मस्कुलर पेन होने लगता है और बार बार फीवर आने लगता है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को, ठीक है। इस केस में एक और एसोसिएटेड कंडीशन डेवलप हो जाती है, इस्नोफीलिया, ठीक है। इस्नोफीलिया के बारे में पढ़ा है हमने। इस्नोफीलिया में जो हमारे एक तरीके का ब्लड सेल होता है इस्नोफिल, जो कि एक तरीके का WBC है, ठीक है। इस्नोफिल जो है वो जनरली इस तरीके के इन्फेक्शंस वगैरह जब कभी भी बॉडी में होते हैं तो इसिनोफिल्स जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे बॉडी में बनने लगते हैं एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस्नोफीलिया कहते हैं। तो जब एक रेगुलेटेड अमाउंट में इस्नोफिल्स प्रेजेंट हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्नोफिल्स अगर हमारे बॉडी में बनने लगते हैं तब उस कंडीशन को इस्नोफीलिया कहते हैं। तब हमारी बॉडी जो है, क्योंकि WBCs ज़्यादा बनने लगते तो हमारी बॉडी जो है सफ़ेद पड़ने लगती, पेल पड़ने लगती है, ठीक है, उससे भी वीकनेस आती है। उस कंडीशन को हम लोग इस्नोफीलिया कहते हैं। तो इन्फेक्शन के साथ साथ जो है बाकी सिम्टम्स जो होंगे उसके साथ साथ इस्नोफीलिया जो है वो भी हमारी बॉडी में हो जाता है, ठीक है। अब इस्नोफीलिया जो है वो तो हो गया। पैरासाइट और क्या करता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने लगता है जो कि इंटेस्टाइनल वॉल को अफेक्ट करते हैं। डाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इस पर फ़र्क पड़ जाता है। इंटेस्टाइनल पेन जो है या इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स जो है वो होने लगते हैं, बार बार डायरिया होने लगता है, ठीक है। और वॉर्म्स जो है उनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा भी हो जाती है कि वॉर्म्स जो है पूरे के पूरे इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। ऐसा एक केस जो है मेरे मतलब चाचा लगते हैं एक वो, ठीक है, वो जब MS सर्जरी कर रहे थे तो आगरा का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ से कर रहे थे वो MS, ठीक है। तो नहीं, गवर्नमेंट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज से MS कर रहे थे तो एक बार बताया कि उनके यहाँ जो OPD है, OPD में एक छोटा सा 8-10 साल का मुस्लिम बच्चा जो है वो आया, बोलता है कि उसके पेट में बहुत दर्द होता है करके। तो बोले कि ठीक है सोनोग्राफी करके देखते हैं। सोनोग्राफी की है तो पेट में उतना कुछ दिखा नहीं, तो बोले चलो एक बार MRI भी करके देखते हैं। MRI करवाए तो उसके इंटेस्टाइन्स में ब्लॉकेज दिखा, ठीक है। बोले कि इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑपरेट करना पड़ेगा। उसको ऑपरेशन के लिए लेके गए, उसके इंटेस्टाइन्स को काट करके देखे हैं। मेरे चाचा बताते हैं कि इतना ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन था वॉर्म्स का कि पूरा इंटेस्टाइन ब्लॉक हो गया था। उन लोग को ऐसे बाल्टी भर भर के, जैसे चाउमीन का नूडल्स ऐसे खींच खींच के निकालते हैं उस टाइप से नूडल्स जैसे पूरे जो वॉर्म्स हैं उसको खींच खींच करके उसके इंटेस्टाइन से बाहर निकाला, ऐसा बाल्टी में भरा है उन लोगों ने,
तो इतना ज़्यादा और इतना एक्सटेंसिव और इतना गंदा इन्फेक्शन जो है इनका हो सकता है, ठीक है। सिर्फ राउंड वॉर्म की वजह से नहीं, टीनिया सोलियम जो है, टीनिया सोलियम के या टेप वॉर्म की वजह से भी इस तरीके से इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। लार्ज में होता है मोस्टली, ठीक है, लार्ज में ज़्यादातर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है कि पर्सन का पूरा इंटेस्टाइन जो है वो ऑल टुगेदर ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। हावेवर अब इसका जो इन्फेक्शन है ये ब्रेन या लिवर तक भी जा सकता है, ब्रेन के सेल्स को डैमेज कर सकता है, ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इसके वजह से न्यूमोनिया भी हो सकता है, ठीक है। और जो हमारे कान में हमारा जो कैनाल होता है जिसको यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं, ये तक इनके इन्फेक्शन से ब्लॉक हो सकता है। मतलब कुल मिला के पूरी बॉडी में इनका इन्फेक्शन फैल सकता है, क्या ब्रेन, क्या लंग्स, क्या लीवर, क्या हमारे बॉडी के बाकी ऑर्गन्स, ओवरऑल पूरे बॉडी ऑर्गन को ये अगर एक्सट्रीम इन्फेक्शन हो जाए तो इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है, इसका कंट्रोल जो है कैसे किया जाए, वही हाइजीनिक कंडीशंस को सबसे पहले तो मेंटेन करना, साफ़ खाना, साफ़ कपड़ा, साफ़ बर्तन वगैरह वगैरह। उसके बाद इसको ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिन्स हैं, जो कि एक मेडिसिन जो है सबसे कॉमन है, ठीक है। कीड़े मारने की कौन सी दवाई खाते हो, उसका कंपोजिशन पता है? एग्जैक्टली, ठीक है। इसका सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट है वो होता है एल्बेंडाजोल के थ्रू, ठीक है। एक है मेडिसिन मीबेंडाजोल, ठीक है, फिर है एल्बेंडाजोल, पाइपेराजिन, हेट्राजैन, ठीक है। तो इन मेडिसिन के हेल्प से, या एक और मेडिसिन है जिसको एंटीपार कहते हैं, ठीक है, इन मेडिसिन के हेल्प से जो है एस्कैरियासिस का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं। एक डिजीज़ जो है बस और वो बची हुई है, आई थिंक फाइलेरियासिस जो है बस वो बचा हुआ है, ठीक है। बुक में दिया है, फाइलेरियासिस दिया है, ठीक है। फाइलेरियासिस को आज हम लोग छोड़ते हैं, फाइलेरियासिस को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके साथ साथ जो इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट दिया होगा बुक में, है ना, इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में कोई डाउट? सिंपल सा है, मॉस्किटो का जो लाइफ साइकिल है उसमें ज़्यादा अपने को सर नहीं खपाना है, जितना मैंने बताया था सिर्फ उतना ही अपने को याद रखना है, ठीक है। थैंक यू।